Hello students, I am Arvind Mehta. Good morning all of you. I am a chemistry faculty at Resonance. Today we will discuss about the chapter mole concept. ठीक है, तो mole concept हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं IGSO पॉइंट ऑफ व्यू से. तो mole concept सबसे पहले हम इसकी नीड यहाँ पर देखते हैं. Why we study the mole concept? तो mole concept को क्यों पढ़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट जैसे कि आप लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी एंटिटीज है, कोई भी सब्सटेंस उसको मेजर करते हैं. जैसे कि लिक्विड है तो हम उसको लीटर में मेजर करते हैं. कोई जैसे कि सब्सटेंस इसको हम जैसे शुगर वगैरह हो गया, सॉल्ट हो गया, हम उसको किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं. ठीक है ना. तो अब हमारे पास जो केमिकल्स हैं उनको हम कैसे मेजर करें, तो उसके अंदर तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो उनको कैसे मेजरमेंट करेंगे. तो यहाँ पर एक फिनोमिना है मोल कॉन्सेप्ट. इस फिनोमिना की हेल्प से हम मोल के अंदर पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं. बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द केमिकल्स कैन एक्ट और कैन अफेक्ट मोर देन सफिशिएंट. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप लोगों ने वाटर के अंदर थोड़ा सा सोल्ट डाला, तो सोल्ट के फ्यू पार्टिकल्स और फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द सोल्ट वी dissolved into the water, then it spread it throughout the water and the taste of the water becomes salty. तो वो पूरे जो थोड़ा सा सब्सटेंस है पूरे वाटर के टेस्ट को चेंज कर रहा है. वे तो अदर पार्टिकल्स भी हमारे पास यहाँ पर अदर सब्सटेंस भी हैं, केमिकल्स हैं, तो वो तो सॉल्टी है, टॉक्सिक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन इतना एक्शन उसका नहीं दिख रहा है. लेकिन हम किसी अदर सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि पॉइजन ही हो गया, देखा किसी को स्नेक ने बाइट किया है तो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ही डिस्टर्ब हो जाती है. जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन्स को हम यूज़ करते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, टेबलेट्स वगैरह, सिरप, ठीक है, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो कितना सा अमाउंट होता है मेडिसिन का, और लेकिन पूरे बॉडी के अंदर देखिए आप, पूरी बॉडी के अंदर उसका कितना इम्पैक्ट होता है, कितना इफेक्ट आता है. ठीक है, तो केमिकल्स जो हैं, उन केमिकल्स का अगर थोड़ा सा भी अमाउंट है ना, छोटा सा अमाउंट भी, उसके अंदर लॉट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और उनका जो एक्शन है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो उनको काउंट करने के लिए, उन फाइन पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए ये फिनोमिना यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए. तो मोल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं. जैसा आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर कुछ लेवल पर इसको पढ़ा भी होगा. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एक साइंटिस्ट है. डेल्टन से पहले हमारे इंडिया के अंदर एक फिलोसोफर हुआ करते थे, महर्षि कणाद. ठीक है, तो महर्षि कणाद जो हमारे हमारे इंडिया के फिलोसोफर थे, महर्षि कणाद अराउंड 500 BC के अंदर, 500 BC में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक फिनोमिना दी थी कि पदार्थ को जब हम डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड पदार्थ, संस्कृत में मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं. ठीक है, तो पदार्थ को जब हम डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, तो फाइनली वी गॉट दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस और पदार्थ, इट इज कॉल्ड परमाणु. इन्होंने पदार्थ को क्या बोला, इन्होंने पदार्थ को क्या बोला, परमाणु. इन्होंने पदार्थ को क्या बोला था, परमाणु. पदार्थ जो होता है, पदार्थ को इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर पदार्थ को हम यहाँ पर डिवाइड करते जा रहे हैं, इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, इसको डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, तो फाइनली हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलती है. ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो इनडिविजिबल होती है. कैसी होती है, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल यूनिट होती है. दिस इनडिविजिबल यूनिट इज इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल. इसको इन्होंने, महर्षि कणाद ने क्या बोला था, परमाणु. क्या बोला था इसको इन्होंने, परमाणु. परमाणु मतलब परम. परम का मतलब होता है एब्सोल्यूट एंड अणु मीन्स पार्टिकल. परम मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में हम बात करें, इट इज एब्सोल्यूट पार्टिकल. इट इज एब्सोल्यूट पार्टिकल, परम अणु. ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट पार्टिकल्स, ये जो एब्सोल्यूट पार्टिकल है, ये एब्सोल्यूट पार्टिकल की एंटिटी प्रॉपर्टीज होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, वो रिटेन होती है इसके अंदर. मींस दिस एब्सोल्यूट पार्टिकल रिप्रेजेंट द होल सब्सटेंस. ये पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है. तो इस सब्सटेंस के लिए हम बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल होगा एक आइडियल पार्टिकल है विच बियर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द होल सब्सटेंस. तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए
इम्पोर्टेंट होता है कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पार्टिकल की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हमारे लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो इस इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर बाद में डेल्टन ने, जॉन डेल्टन ने 1808 में। कब किया था? 1808 के अंदर, इन 1808 के अंदर इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। 1808 में इन्होंने बोला था कि एटम्स जो होते हैं, किसी भी सब्सटेंस को या फिर मैटर को हम जब डिवाइड करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसी यूनिट ऑब्टेन होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एटम। ठीक है, व्हेन वी कीप डिवाइडिंग एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सब्सटेंस, इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो फाइनली वी गेट द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज इन डिविजिबल पार्टिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? इनडिविजिबल पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड इनडिविजिबल पार्टिकल। ये इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है जिसको फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और इस इनडिविजिबल पार्टिकल को इन्होंने बोला एटम। क्या बोला इन्होंने? एटम। अच्छा, एटम जो टर्म है वो डेल्टन ने दी थी, लेकिन ये टर्म कहाँ से ली गई थी? एक डेमोक्राइटस एंड लुसिफस, 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने टर्म दी थी एटोमियो। क्या टर्म दी थी उन्होंने? एटोमियो। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल। किसी बुक में ये एटोमोस लिखा होगा, किसी में एटोमियो लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में इट इज एटोमियो एंड इट वाज गिवन बाय डेमोक्राइटस एंड लुसिफस। ठीक है, तो इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको यहाँ पर। तो ये हमारी यहाँ पर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी। तो इन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स गिवन हैं जो इन्होंने दिए थे। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स इनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और ये टर्म कहाँ से ली थी अभी हमने स्टडी किया यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके अंदर एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? उनकी ऑल दी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। उनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे कि सोडियम का पार्टिकल हो गया, या फिर कोई भी पार्टिकल ले ले, जैसे कि आयरन के पार्टिकल हमने ले लिए। सपोज हमने आयरन का पार्टिकल ले लिया, आयरन का एक एटम लिया हमने, सपोज इस टाइप के एटम है, तो सारे एटम्स कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। इनका कलर, इनका साइज, इनका टेक्सचर, ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। इनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब क्या हो गया? उनका साइज, उनका कलर, उनका टेक्सचर, उनकी अपीयरेंस, उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। थर्ड पोस्टुलेट इसके अंदर, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, इनकी जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन के साथ हमने ले लिया कौन सा? हमने ले लिया सोडियम। तो आयरन का साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, कलर अलग होगा दोनों एलिमेंट्स का। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अदर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन दी सम सिंपल रेशियो, या फिर हम बोलते हैं सम सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो सच एज 1:1, 1:2, 2:3, 2:3, 2:8, 2:5, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए यहाँ पर बात करता हूँ आपके लिए जैसे कि वाटर है, H2O।
वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो में यहाँ पर कंबाइन करते हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका मास कितना होगा, 1 एटम का मास 1 u होता है, तो 2 इंटू 2u एंड 1 इंटू 16u। ठीक है, तो मास इनका ये होगा, तो कितना हो जाएगा, 2u यहाँ पर हो जाएगा, 16u इधर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, 1:8। तो ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, आपका 1:8 के अंदर कंबाइन कर रहे हैं, ये 1:8 में आपका कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, 1:8 में ये रेशियो जो होगा ऑलवेज फिक्स होगा, ऑल दी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स दिस रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस रेशियो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर, ये वाटर के सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, आप लोग देखते हैं कि वाटर हमारा रिवर से ऑब्टेन हो रहा है, पॉन्ड से या ओशियन से या रेनफॉल से जो वाटर आ रहा है, या हमारे घर में टैप वाटर आता है, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, हम उसको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज यूनिकनेस होती है, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग रेशियो विल बी सेम। कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा इसके अंदर, सेम होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर कंबाइनिंग रेशियो इसका क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये रेशियो किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म इनटू द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। मींस ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एटम्स जो हैं वो ऑलवेज अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, उसको लूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एटम की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो क्या क्या मेन फीचर्स हैं, फेलियर्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर फीचर्स हमने कर लिए हैं। फेलियर्स क्या है, इट इज फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्यों, बिकॉज हर एटम की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तभी तो उनकी अपीयरेंस अलग है, तभी तो उनका टेक्सचर अलग है, मास अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, बिकॉज सभी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं अलग अलग एलिमेंट के अंदर, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लेकिन एट दैट टाइम इन 1808 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट नोन बाय द पीपल्स, और जो पब्लिक है उनके थ्रू इसका पता ही नहीं था किसी को कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी होती है। बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया तो बाद में पता चलता गया। सेकंड फेलियर इसका, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ and why atoms of different element combine with each other to form compound, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कंबाइन करते हैं एलिमेंट, कंबाइन क्यों करते हैं, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। केमिकल एक्शन होता क्यों है, ये कंपाउंड क्यों बनते हैं जब एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्यों बाइंड होते हैं एटम एक दूसरे के साथ, क्या रीजन है इसका, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा नेचर होगा इनके बीच में एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसमें क्या होता है, जब दो गैसेस रिएक्टेंट कंबाइन होकर के अगर प्रोडक्ट भी गैसेस ही बना रहे हैं तो कंबाइनिंग रेशियो जो होगा उनका वो उस प्रोडक्ट के सिंपल रेशियो में ही होगा अगर वो गैसेस हैं। इफ इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, की यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पार्टिकल्स जो अल्टीमेट पार्टिकल्स एलिमेंट का वो पार्टिकल्स में केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद, कंबाइन होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है या नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हम जैसे कि 1.8 है तो उसको अबाउट
हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 2 कंसिडर कर ले, 1.95 है तो अबाउट 2, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन करता है। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? द अनसर्टेनिटी, ऐसे तो आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू इसके अंदर ले रहे हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यू is indicated by mentioning the number of significant figures, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज है उनके अंदर जो नंबर है उनको हमें सिग्निफिकेंट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है जिसके अंदर जो सर्टेनिटी कुछ ना कुछ हो प्रेजेंट होती है, मतलब उनकी वहां पर मोर करेक्ट वैल्यूज को हम उसमें कंसिडर करने के लिए ट्राई करते हैं। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट सर्टेन डिजिट और लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जैसे कि 1.95 या 94 है तो हम उसको अबाउट 1.9 ही कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज इसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या फिर उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड और सेकंड लास्ट डिजिट को किस तरह से हम यहाँ पर रिमूव करते हैं ये इसके अंदर हम नोट करते हैं। दूसरा रीजन है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। तो प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल सैंपल है, कुछ सैंपल है, उन सैंपल्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो उनका मेजरमेंट लेना है। हमने बोला कि मैंने आपको सपोज मैंने दे दिया कि सपोज एक बीकर है, इसमें बोला कि इसके अंदर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। तो लेकिन ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है, कितना प्रिसाइजली अपने मेजरमेंट किया है इसका, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, एक ने मेजरमेंट किया इसका कि इसके अंदर 1001 ml वाटर है, ठीक है। किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसको मेजर किया या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको कैलकुलेट किया, इसका आया 1.5 ml वाटर आ गया। तो ये कितना एक्यूरेट है कि, या फिर किसी ने मेजर किया इसका वॉल्यूम आ गया आपका 999.5, ठीक है। तो आप इसको मेजर कर रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तो क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट को ये शो करता है कि कितना क्लोजनेस है रिजल्ट के अंदर, कि आपने जो डेटा लिया है वो आपकी पर एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। तो ये एग्रीमेंट है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। इसका क्या मीनिंग है कि जो आपने कैलकुलेशन की है या फिर आपने जो मेजरमेंट किया है उसका एग्रीमेंट, मतलब आप उससे एग्री है या नहीं, उसका एग्रीमेंट है। अगर ये क्लोजनेस टू द रिजल्ट है, इसका मतलब यू आर एग्री विद द रिजल्ट, सो इट इज एक्यूरेसी। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। एटॉमिक मास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, एटॉमिक मास, ओके। तो ये कुछ डेटा है या कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं जिनका हमें नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज हम कभी कभी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर इनको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो हम वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकें क्वेश्चंस के अंदर, उसमें हेल्प होती है। मेजरमेंट के अंदर हमारी हेल्प होती है कि कितना कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप घर से कोई या शॉप से कोई परचेज करके लाए, कोई आइटम परचेज करके लाए, तो आप उसका मेजरमेंट करा के लाए, देखा ना कि वो क्या करता है, जैसे कि आपने 1 किलोग्राम शुगर ली तो 1 पॉइंट समथिंग करता है, क्यों करता है, बिकॉज एरर तो होती है मेजरमेंट में, तो उस एरर्स को मिनिमाइज करना है। तो क्लोजनेस टू द रिजल्ट मतलब आपको कम नहीं मिले, जो आपका गुड है वो आपको कम नहीं मिले, जो आपको आइटम का जो परचेज कर रहे हैं वो आपको क्वांटिटी में कम ना हो, इसलिए हम उसको प्रिसाइजली यहाँ पर मेजर करके आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर मास की हम बात कर रहे हैं, मास, ठीक है, मास, एटॉमिक मास, या फिर हम बात करते हैं मास। मास क्या होगा, तो मास के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मासेज होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मासेस की हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मास को मैं यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा हूं, मास क्या होता है, मास, मास। तो एक चार्ट बना रहा हूं मैं, फ्लो चार्ट, उसमें सारे टाइप के मासेस, डिफरेंट टाइप्स के मासेस आ जाएंगे। तो मास होता है क्या है, सबसे पहले मास की बात कर रहे हैं। तो मास जो है हम यहाँ पर कैसे मेजर करें, अब एटम जो पार्टिकल है हमें नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, हम उसका मास कैसे मेजर करेंगे।
तो हमने सैम्पलिंग के डेटा सैम्पलिंग के थ्रू यहाँ पर हम इसको स्टैटिक्स लगाते हैं, यहाँ पर बायोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं सैम्पलिंग के लिए, और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं सब्सटेंसेस को। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने आइडियल माना है, सपोज हम यहाँ पर कार्बन को ही लेते हैं रिएक्शन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कार्बन से हम कार्बन से कंपेयर करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस है उनके मासेस को। तो मास जो है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास के लिए। अगर हम बात करें हैं, इट इज डिफाइंड एज इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन the 1/12 part of the carbon 12 isotope। 1/12 part कार्बन 1/12 part of the carbon 12 isotope से वो एटम कितना हेवियर है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसको मासेस की यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास। ओके, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास को हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। तो एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट मैनर में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। कौन सा लिया, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड थर्ड वन इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे हम मॉलिक्यूलर मास को क्लासिफाई करते हैं। इधर एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मास। ठीक है, एक्चुअल में उस पार्टिकल का मास कितना है, ठीक है, वो मास है यहाँ पर। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का मास है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इट इज द एक्चुअल मास ऑफ द हाइड्रोजन, बट हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, रिलेटिव मास में चेंज कर देते हैं, ताकि हम इसको इजीली लर्न कर सके, ताकि फिगर हमारा जो कि हो जाए हमारा अब इजीली अंडर स्टेबल हो, या फिर हम बात करें इजीली उसको हम पढ़ सकें, लिख सकें, नोट कर सकें, लर्न कर सकें, उसकी नॉलेज हमारे अंदर स्टोर हो जाए सिंपल वे में, ताकि कॉम्प्लिकेट डेटा हमारे माइंड में नहीं रहे। तो सिंप्लीफाई किया जाता है इस तरह से। तो एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो ये कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी एलिमेंट हैं। एलिमेंट ए का जो एटॉमिक मास है, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट मास ले रहा हूँ इनका, कि एब्सोल्यूट मास जो है इसका मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल मास। क्या हो गया, एक्चुअल मास। एक्चुअल मतलब जितना है उतना, हमने किसी भी अदर फिगर का यूज नहीं किया, अदर वहां पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं की। मतलब ये एब्सोल्यूट क्या है, आपका एक्चुअल मास है, ये आपका एक्चुअल मास है। तो एक्चुअल मास हमने लिया इसका यहाँ पर, जैसे इसका लिया मैंने 1.1 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये कोई डमी एलिमेंट लिया हमने, जिसका सपोज मास कितना है 1.1 × 10⁻24 ग्राम। ये जो एटम है बी, इसका मास है 2.2 × 10⁻24 ग्राम। एंड जो ये सी एलिमेंट है, इसका जो मास है 3.3 × 10⁻24 ग्राम। Okay, these are the masses, actual masses of the 3 elements A, B, C, 1.1, 1.2 and 3.3 × 10⁻24 ग्राम respectively। अब हमने इन वैल्यूज को हम सिंपली ऐसे लर्न नहीं कर सकते, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि हम इनको, कितने सारे एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स आर नॉन एट द करंट सिनेरियो। तो इन सभी एलिमेंट के मासेस को इस फॉर्म में हम लर्न नहीं कर सकते, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड से इन सबको डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड हम केमिस्ट्री में क्या लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट, मींस 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप।
तो हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लिया, उस स्टैंडर्ड से हमने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो सपोज मैंने इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के मास को क्या मान लिया, मैंने स्टैंडर्ड मान लिया। स्टैंडर्ड में किसको मानूंगा, जिससे ऑल दी फिगर्स आर डिविजिबल, जिससे सारे फिगर्स क्या हो जाएंगे, डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड ले लिया 1.1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक स्टैंडर्ड मास मैंने ले लिया सभी के लिए। यहां पर भी यही होगा और यहां पर भी यही होगा, दिस वन एंड दिस वन। ये स्टैंडर्ड मास मैंने ले लिया यहां पर, इस स्टैंडर्ड मास से मैं डिवाइड कर दूंगा सबको। मैंने क्या किया, मुझे डिवाइड करना है, मतलब यहां पर जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस स्टैंडर्ड से। इस स्टैंडर्ड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मिलेगा मुझे, रिलेटिव एटॉमिक मास मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा 2, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा 3। ये जो 1, 2 और 3 मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ये क्या मिल गए मुझे, रिलेटिव मासेज ऑफ द एलिमेंट। तो ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पर ऑब्टेन हो जाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें मिल रहे हैं, ये देखो कितना सिंप्लीफाइड है। क्या इसको लर्न करना इजी है या इसको लर्न करना इजी है हमारे लिए? यस, हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। यू ऑल नो अबाउट दिस। ओके, अब हमें इसको, ये तो हो गई सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब बल्क में सब्सटेंस है या फिर मोल के टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हम लिखते हैं यहाँ पर GMM, ये सॉरी GAM। क्या लिखेंगे इसको हम, GAM। ओके, ग्राम एटॉमिक मास। कब लिखेंगे इसको, जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जब रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम लिखेंगे 1 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 2 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 3 ग्राम। मतलब इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास। मोलर मास का क्या मीनिंग होता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल सब्सटेंस। ये 1 मोल सब्सटेंस के मास को रिप्रेजेंट करता है। और 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं। दे में बी एटम्स, दे में बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो इट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। एंड अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी सेम ही होगी, बस एटम की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास की, द मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज इट इज हाउ मेनी टाइम, मींस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ द एनी सब्सटेंस इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम या कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से कोई मॉलिक्यूल कितना हेवी है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर उसका एक्चुअल मास हम लिखते हैं, जो उसका एक्चुअल मास है बिना किसी कंपैरिजन के, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। और उसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर उस रिलेटिव मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या मिलेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया कुछ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर, आप चाहो तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको। देखो, आम खाओगे तो राम मिलेंगे, है ना। ज्यादा आम खाओगे तो गम मिलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी भाई। ठीक है ना, गम ही गम मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लर्न करने के हिसाब से है। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर आम खाओगे तो राम मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, और इसको हम ज्यादा गम में डूब जाएंगे आम खाएंगे तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट masses of the elements. Okay, now
नेक्स्ट इसके अंदर द प्रेजेंट स्टैंडर्ड यूनिट विच वाज अडॉप्टेड इंटरनेशनली इन 1961 इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के मास से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो एटॉमिक मास जो है उसको हम यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट के रेफरेंस में हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसकी वैल्यू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आजकल हम 1U से भी एक्सप्रेस करते हैं। किससे? 1U से भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, 1U से, बिकॉज 1U इज द यूनिफाइड मास। क्या है ये? यूनिफाइड मास। ओके, तो मास ऑफ द वन न्यूक्लियन इन C12 एटम, वन न्यूक्लियन इन द C12 एटम का इक्वल है ये मास। तो कितना होता है वन न्यूक्लियन का? मतलब 12U मतलब इतना मास होता है किसका? वन कार्बन एटम के न्यूक्लियस का। ठीक है, तो सॉरी 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप के जो वन न्यूक्लियन का मास है वो कितना होता है? इतना होता है। तो इट इज 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस यूनिट को आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, माइंड टिप्स पॉइंट है ये। ठीक है, किलोग्राम में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻27 ग्राम। तो 1 AMU इज कॉल्ड ऑल्सो 1 डेल्टन। तो 1 AMU को हम 1 डेल्टन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल इसको हम U से रिप्लेस कर दिया है, और U जो होता है ना, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, इट इज स्मॉल u। ओके, स्मॉल u होता है। ठीक है, इसको यूनिफाइड मास बोला जाता है। U मीन्स यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे हम इसको? यूनिफाइड मास। इट इज यूनिफाइड मास। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? वही सेम थिंग है हमारे पास। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन सेम ही रहेगी, थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था उसको डिटेल में। नेक्स्ट इसके अंदर है रिलेटिव एटॉमिक मास, सेम थिंग, सेम फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 AMU, मतलब हमने U से उसको क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम अगर रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी होगा हमारा, जैसे कि हम बात करेंगे कि 12U हमारा कोई मास है, तो इस एलिमेंट का हमें एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा? 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये किसका मास हो जाएगा? कार्बन के एटम का मास हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर है, नॉट गिवन है यहाँ पर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन दी एटम। तो ये क्या शो करता है? उसके अंदर कितने न्यूक्लियन प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसके अंदर। देखो, एटॉमिक मास इसका 16 होता है, यू ऑल नो अबाउट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। तो 16 को हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो 16 AMU आ जाएगा, बिकॉज इसका एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? 16 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। बिकॉज ये रिलेटिव मास जो है वो क्या है? हमने इसको 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम से डिवाइड किया, वापस उस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उसका एक्चुअल मास पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये कैलकुलेटेड डेटा है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मास लिखे होते हैं ना, वो सब ये रिलेटिव मास ही होते हैं, जो यूनिफाइड मास होते हैं, U की यूनिट में होते हैं। ठीक है, तो एवरेज नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है। यहाँ तक का क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट इसके अंदर है एवरेज और मीन एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो क्यों पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास की जो नीड है वो होती है बिकॉज हमारे पास नेचर में डिफरेंट आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो अबंडेंस है नेचर में डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि क्लोरीन के बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 का कितना अबंडेंस नेचर में है, क्लोरीन 37 का कितना अबंडेंस है? अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा भी अमाउंट उस आइसोटोप का होगा तो सैम्पलिंग में वो आएगा। तो हमें एवरेज मास उसका कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास हम बात करें कि तो 75% अबंडेंस क्लोरीन 35 की होती है,
और 25% जो अबंडेंस है वो क्लोरीन 37 की होती है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट, एटॉमिक मास उस एलिमेंट फर्स्ट का जो एलिमेंट का एटॉमिक मास है आइसोटोप का उसका, और उसकी अबंडेंस को हमने इसके मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आइसोटोप है तो उसका मास और उसकी अबंडेंस, प्लस अगर कोई थर्ड और फोर होता है या फिर n नंबर ऑफ आइसोटोप होते तो यहाँ पर हम उनका मास है लिखते और उनकी अबंडेंस को उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें क्या मिल जाता है इसके अंदर, उनका और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इससे हमें उनका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा या फिर मीन एटॉमिक मास हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कि क्लोरीन के केस में आप देख सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 कितना है, 70% है। क्लोरीन 37 कितना है, 25% डिवाइडेड बाय 100 एंड यू गेट द आंसर 35.5 AMU। और 35.5 AMU हम लिखते हैं, इसका आंसर क्यों लिखते हैं, बिकॉज दोनों की अबंडेंस कंसीडरेबल है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इनको कंसीडर करते हैं, इसलिए इनका हम एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर भी करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इन ऑल कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन होती है केमिस्ट्री के अंदर आपकी, उन सभी कैलकुलेशन के अंदर हम मास यूज करते हैं। ठीक, कौन सा मास यूज करते हैं, रिलेटिव मास या फिर एवरेज मास, हम जो एवरेज एटॉमिक मास है। इन पीरियोडिक टेबल वी रिपोर्ट दिस मास ओनली, ठीक है ना, इसके अंदर ओनली मास लिखा जाता है, उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि सर वहाँ पर तो यूनिट नहीं लिखी हुई है, ओनली रिलेटिव मास ही वहाँ पर मेंशन किया जाता है। अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो आपका 1 मोल के लिए क्वांटिटी हो जाएगी, अगर आपका यू लिखा है आपने तो वो 1 एटम के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ग्राम एटॉमिक मास, जो अभी हमने दिखा है कि अगर हम वहाँ पर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे रिलेटिव मास को, तो हम क्या बोल देंगे उसको, ग्राम एटॉमिक मास। और इसको मोलर मास भी बोलते हैं, बिकॉज 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो इतने सारे पार्टिकल्स को, मास को रिप्रेजेंट करता है मोलर मास, ओके, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल गिवन है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो वही सेम थिंग है यहाँ पर। तो हम आगे मूव करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो एटम्स कितने होंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, तो आप इसको कैलकुलेट करिए। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो सबसे पहले 16 ग्राम की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 16 इंटू 1.6, तो जो 16 का जो मास, इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, 16 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स यहाँ पर मास होगा तो वो हमें कैलकुलेट करना है। दिस वन यहाँ पर क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होगी, तो Na के इक्वल आएगा। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 की जो वैल्यू होती है वो Na के इक्वल होती है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। और एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू होती है इसके अंदर, ये कैलकुलेट होती है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो उसके अंदर कितने यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आंसर होगा दिस वन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसका कुछ बेसिक पार्ट बीच बीच में आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं करे आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हमने अभी स्टडी किया। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं और एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जिसमें एलिमेंट्स एक सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका फ्री एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट होता है, जैसे कि नेचर में CO2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल दीज आर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन द नेचर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एटम्स। तो ये होमो एटॉमिक भी होते हैं, हेटेरो एटॉमिक भी होते हैं। होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, इसके अंदर सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनके फॉर्मूले में, तो उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक, जिनको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंटल फॉर्म में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर इन द सिंपल रेशियो बाय मास, ओके।
तो इसके अंदर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो सिंपल पॉइंट हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पर अपने नॉलेज में रखिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2SO4 इज 98 AMU। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 98 AMU है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। 294 ग्राम ऑफ H2SO4 में ईच एलिमेंट के हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल कैलकुलेट करने हैं। वैसे हमने मोल नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, बिकॉज 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, Na पार्टिकल, जिसको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, देखा फॉर्मूला में 1 मोल होता है अगर ये, तो 1 मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल सल्फर एटम होगा एंड 4 मोल्स क्या होंगे आपके, ऑक्सीजन एटम। और 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, 1 एटम एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है, तो 1 into Na। तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे, 1 मोल के अंदर 1 into Na, मतलब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं 6.022 into 10⁻23। 2 एटम्स यहाँ पर होंगे तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल के अंदर 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल के अंदर कितने होंगे, दिस 1, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 into Na एटम्स, दिस 1, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मोल के लिए यहाँ पर ये इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, इसमें 1 मोल सल्फर होगा एंड 4 मोल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। ये 1 मोल के अंदर हमसे पूछा है 294 ग्राम, 294 ग्राम के अंदर तो 294 डिवाइडेड बाय 98, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अब ये कितना आ गया अपने पास, 3 मोल आ गया। तो 3 मोल के अंदर कितने होंगे, तो 3 मोल के अंदर ये क्या हो जाएगा, 6 मोल। हमें तो मल्टीप्लाई तो करना है, वेरी सिंपल, ऐसा हो नो। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 6, 3 and 12। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर ग्राम मोलिकुलर मास, वही सेम चीज है जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मेन मॉलिक्यूलर मास जैसे कि आपने वहां पर अभी किया था, तो मॉलिक्यूलर में एवरेज मोलर मास जो है डिफरेंट सब्सटेंस के प्रेजेंट इन द कंटेनर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज मोलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस है किसी कंटेनर के अंदर, तो जैसे कि फर्स्ट सब्सटेंस है उसका मोल कितना है, N1 मोल है, उसका मास कितना है, मोलर मास दिस 1 N1 M1 प्लस N2 M2। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपॉन N1 N2 NN, इस फॉर्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें मीन या फिर एवरेज मोलर मास हमें सब्सटेंस का ऑब्टेन हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन सी होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड की जो डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी इसको आप पढ़ते हैं ना कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि किसी के रेफरेंस में उसकी डेंसिटी कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वी नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम इसको यहाँ पर एक रेफरेंस वैल्यू की तरह लेते हैं कि वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवी है और कितना लाइटर है, वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है और या फिर कितनी कम है। तो वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो गैस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम हम लेंगे। तो मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, m मोलर molecular weight of the gas, R is the gas constant, T is the temperature। तो PV equal to nRT का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, nRT। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम हमें जो लेना है मोलर वॉल्यूम, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB हम यहाँ पर करते। तो मोलर के अंदर, मोलर रेशियो के अंदर ऐसा हम गैस के लिए करते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल भी तो कांस्टेंट होंगे इसके अंदर, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा मास, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और वेपर
डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हम यहाँ पर P इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वेपर डेंसिटी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इज द डेंसिटी ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम उसकी डेंसिटी लेंगे। तो डी गैस क्या हो जाएगी यहाँ पर, P इक्वल टू nRT से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो डी गैस अपॉन DH2, तो उसकी जो गैस की डेंसिटी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखेंगे जो P इक्वल टू nRT से इसको कैलकुलेट करेंगे तो PM गैस मास से मोलर मास गैस का अपॉन हाइड्रोजन का मोलर का मास, तो हाइड्रोजन के लिए अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m गैस अपॉन MH2। बिकॉज ये कांस्टेंट से कांस्टेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा वेपर डेंसिटी का Vm गैस बाय 2। या फिर हम लिख देंगे किसी भी गैस का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द गैस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर गैसेस आल्सो, तो इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है वेपर डेंसिटी का। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू द मीथेन। मीथेन के रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द SO2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द मीथेन। तो वेपर डेंसिटी रेफरेंस में कितनी हो जाएगी इसकी 4, बिकॉज SO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा 64 और मीथेन का कितना हो जाएगा 16, तो 64 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में करते तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 2, तो यहाँ पर मीथेन की जगह 2 प्लेस कर देते, 2 प्लेस कर देते तो क्या हो जाता हमारा यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 32 हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7.5 लीटर ऑफ द पर्टिकुलर गैस एट STP weighs 16 ग्राम, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इसकी वेपर डेंसिटी तो 7.5 लीटर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, सब्सटेंस का मास दे रखा है डायरेक्टली 16 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसका मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5, गैस है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे 22.4 लीटर से, तो हमारा इसका ये आ जाएगा। तो इसको मोलर मास से कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास इसका 16 हो जाएगा। तो मोलर मास हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से इसका मास आ जाएगा 48 ग्राम। 48 ग्राम आ गया। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने तो मास, मोलर मास अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन 2, और ये कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 होता है, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट आप लोगों ने देखेंगे फॉर्मूला बनते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट लॉज प्रपोज किए जिनका हम यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो इसको लेवोइजियर ने दिया था। लेवोइजियर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इसको टेस्ट किया था लैंडोल्ट ने। लैंडोल्ट ने एक एच शेप ट्यूब बनाई थी, उससे एक्सपेरिमेंट किया था सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा करके, और उसका मास मेजरमेंट करके इन्होंने उसको टेस्ट किया था, जिसको इन्होंने बिल्कुल सही पाया कि बिल्कुल जैसा लेवोइजियर ने बोला वैसा ही होता है। तो ये क्या बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ऑलवेज कांस्टेंट होता है। या फिर हम बोल सकते हैं इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि कोई भी दो रिएक्टेंट लिए तो उसका टोटल मास होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द टोटल प्रोडक्ट के। मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे हमने बोला कि कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज ए एंड बी दो केमिकल हैं, दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइन होकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं C+D। क्या बना रहे हैं C+D। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट।
ठीक है, ये रिएक्टेंट हमने यहाँ पर लिख दिए, दीज आर दी रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो रिएक्टेंट का सपोज इसका A ग्राम हमने लिया, इसका B ग्राम हमने लिया, इसका C ग्राम हमने लिया यहाँ पर, और इसका D ग्राम हमने बना, मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड है जो बने। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दिस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन द C ग्राम एंड D ग्राम मास। ठीक है, जब हमने रिएक्शन को रिएक्टेंट को ऐड किया था तो उसका मास A था और रिएक्टेंट B का मास B था। आफ्टर द कन्वर्जन इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, द मास ऑफ द प्रोडक्ट C is C and product D is C and D respectively। तो मास ऑफ दी C A प्लस B कितना हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस D। ऑलवेज ये ऐसा होगा, ठीक है ना, ऑलवेज ऐसा ही होगा। कब होगा ऑलवेज, जब रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट होती है, जब रिएक्शन आपकी क्या होती है 100% कंप्लीट होती है, तब ऐसा होगा। ओके, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है तो इस केस में क्या होगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट A B इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट C प्लस D प्लस अनरिएक्टेड रिएक्टेंट जो बचेगा उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। वो रेजिड्यू के इक्वल होगा। मतलब ये क्या हो गया, रेजिड्यू, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ये क्या हो गया, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट हो गया जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको आप हीट करते हैं थर्मली तो यहाँ पर बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा, सपोज मैंने इसका 100 ग्राम लिया और मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर 56 ग्राम और 44 ग्राम मुझे क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने बोला कि रिएक्टेंट का मास कितना, 100 ग्राम इक्वल टू कितना आना चाहिए, 56 प्लस 44 आना चाहिए ग्राम के अंदर। तो 100 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसको एक्सप्लेन किया था, एक टेस्ट किया था लैंडोल्ट ने। लैंडोल्ट ने क्या किया था, एक एच शेप ट्यूब ली थी, इस तरह की एच शेप ट्यूब ली थी इन्होंने। ये यहाँ से पैक है नीचे से। ठीक है, इस एच शेप ट्यूब में इन्होंने एक साइड पर तो क्या ले लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक साइड पर इन्होंने क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। फिर इसको टिल्ड कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया इन्होंने, टिल्ड किया। टिल्ड कर देंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ये सारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। कैसे मिक्स हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ का सारा लिक्विड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा। रिएक्शन होगी दोनों में तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। इस तरह से यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। और यहाँ पर लिक्विड जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, NaNO3। यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो जो मास लिया था इन्होंने, उस मास चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो गया कि उसका मास कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, जो इसकी जो ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल and it is not applicable on nuclear reaction। ये न्यूक्लियर रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी न्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर एटम्स का। ठीक है ना, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसके अंदर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, इसका क्या स्टेटमेंट है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। या फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन अ केमिकल कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय मास। वो सिंपल रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, और कंपाउंड बनाते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ
इट्स प्रिपरेशन, या फिर इसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑफ द सोर्स फ्रॉम इट विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज हैज द फॉर्मूला अमोनिया NH3, दैट इज वन molecule of the ammonia always contains 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen, means 17 gram of ammonia always contain 14 gram nitrogen and 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CO2 है, CO2 के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 एटम है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विद द 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास एंड दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, यहाँ पर एग्जांपल में दिया भी है आपके पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो दोनों रिएक्शन के अंदर सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है CO2 का रेशियो, CO2 का रेशियो यहाँ पर सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो जॉन डेल्टन ने दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ 2 और मोर रेशियो में कंबाइन करता है तो वो 2 और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो वहां पर जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का दोनों कंपाउंड्स के अंदर सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। तो देख सकते हैं when two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combined with the fixed mass of the other element bears a simple ratio to one another। उनका रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाती है, जैसे कि N2O एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बनते। तो यहाँ पर रेशियो देखेंगे 28:16, तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड रेशियो करेंगे तो ऑक्सीजन का रेशियो देखिए, यहाँ पर हमने मास रेशियो जो है इसका नाइट्रोजन का सेम रखा है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो देखिए यहाँ पर मल्टीपल रेशियो में आ रहा है। ठीक है ना, ये आएगा आपका 1:2:3:4:5। ठीक है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आ रहा है यहाँ पर देखिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 1:2:3:4:5 आएगा आपका। इस तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमने वही किया है। सल्फर के केस में भी देख सकते हैं, सल्फर रिएक्शन करके SO2 एंड SO3 बनाता है इस तरह से। तो यहाँ पर भी सल्फर का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 2:3 का, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2:3 में कंबाइन हो रहे हैं सल्फर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय रिचर। ओके, रिचर ने दिया था। क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वेरी नाइस और वेरी इजी लॉ है ये, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, जैसे कि हमने बोला कि व्हेन 2 एलिमेंट, सपोज एलिमेंट A एंड एलिमेंट B किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली रिएक्शन कर रहे हैं, तो A जो है C के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाएगा, AC। A जो है B के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाएगा, BC। तो इनके बीच में जो यहाँ पर कंबाइनिंग रेशियो है, B जिस रेशियो में इससे कंबाइन कर रहा है और A जिस रेशियो में इससे कंबाइन कर रहा है, तो B एंड A का जो रेशियो होगा, सॉरी B एंड C, B जिस C के साथ जिस रेशियो में कंबाइन कर रहा है और A जिस रेशियो में C के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वही रेशियो B एंड C जब डायरेक्टली रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा जैसा वहां पर है। देखिए, तो the ratio of the weight of the 2 elements A and B which combine separately with the fixed weight of the third element C is either the same or some simple multiple of this ratio of the weights in the which A and B combine directly with each other। ठीक है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या बताया कि जब A और B एलिमेंट, या इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि A एंड B एलिमेंट सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो C का जो रेशियो होगा आइदर सम सिंपल और मल्टीपल रेशियो होगा। जब ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो इसके अंदर
समझ में आ गया। तो जिस रेशियो में ए बी के साथ, ए सी के साथ कंबाइन कर रहा है, बी सी के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वही रेशियो यहाँ पर जब ए एंड बी का रिएक्शन होगा तो उसी रेशियो में ये रिएक्शन करते हैं। दिस लॉ इज इलस्ट्रेटेड द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 एलिमेंट है। जैसे कि हमने बोला कि हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करके मीथेन बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। तो यहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा, भाई 4 हाइड्रोजन है, कार्बन का 12, तो कितना हो जाएगा 12:3, तो 12:4, तो कितना हो जाएगा 3:1, तो यहां पर 3:1 रेशियो हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, यहां पर वाटर का क्या हो जाएगा 1:8, थोड़ी देर पहले भी हमने कैलकुलेट किया था। ओके, तो यहां पर अब कार्बन एंड ऑक्सीजन जब डायरेक्टली रिएक्शन करेंगे तो कार्बन का रेशियो कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 8। जब कार्बन एंड डायरेक्टली रिएक्शन करेंगे तो इनका रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3:8 ही आएगा। हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, देखिए CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का है यहाँ पर 12, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 × कितना हो जाएगा 32, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 ही आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेटमेंट में हमने बोला था वो क्या है, एकदम करेक्ट है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं। ये एक और एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर सिग्निफिकेंटली स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर आप इस क्वेश्चन को करिए, जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। ओके, सॉल्व क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर है लॉ ऑफ गैलुसेक या गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो वेरी सिंपल, ये भी गैलुसेक का लॉ जो है गैसियस वॉल्यूम की बात करता है। क्या स्टेटमेंट है इसका, व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड इफ प्रोडक्ट इज आल्सो इन द गैसियस स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में है देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो बियर अ सम सिंपल रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उनके साथ वो भी एक सिंपल रेशियो बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो रही है क्लोरीन के साथ और क्या बना रही है HCl गैस बना रही है। HCl क्या बना रही है, गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अगर मैं बोलूंगा इसका कि इसका अगर इसका 1 मोल है मतलब इसका 22.4 लीटर है, तो इसका भी 22.4 लीटर होगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2s से, तो ये कितना होगा 2 × 22.4 लीटर यहाँ पर बनेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर इसका 1 वॉल्यूम हम लेंगे और इसका 1 वॉल्यूम लेंगे तो इसका कितना बनेगा 2 वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है गैस का वो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कैसा होगा, सम सिंपल रेशियो होगा। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ दिस एंड टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मींस का CO2 का जो फॉर्मेशन हुआ है 2 वॉल्यूम, तो वो सिंपल रेशियो में होगा। इधर भी देख सकते हैं 1:3 में यहाँ पर आपके कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर 2 वॉल्यूम आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर इन ऑल अबाउट एग्जांपल वी कैन सी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज सिंपल, thus the law of gaseous volume is established. This law is purely in generalization from the experimental data. This law cannot be proved from the Dalton's atomic theory while others could be proved. Dalton atomic theory इसको प्रूव नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल वॉल्यूम। एवोगैड्रो ने क्या बोला था, एक फिगर दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं Na, 6.022 × 10⁻23। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। एटम्स की बात नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी। अगर आपकी इनर्ट गैस है तो एटम्स की भी हम बात करेंगे। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm या फिर 760 mm of Hg, and the volume of 1 mole of gas at STP is found to be experimentally equal to 22.4 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल जो गैस है, 1 मोल गैस है, उसका जो वॉल्यूम होगा STP पर कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है 22.4। और इसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, Na पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 into 10⁻23। इट इज ऑल अबाउट दी Avogadro's hypothesis, ठीक है। नॉट गिवन है मेजरिंग द वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू कंटिन्यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी अननोन सब्सटेंस के अंदर कैलकुलेट करने के लिए वैसे भी अवोगाड्रो का हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।